हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये चीज़ समझेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। यूनिवर्सिटी चाहे कौन सी भी हो, बट दोस्तों ये चीज़ सबको काम आने वाली है। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर सबको पढ़ना है क्योंकि सबके सिलेबस में ये है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि डिटरमिनेट क्यों कहा जाता है और इनडिटरमिनेट उसको क्यों कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर का एक बार डिफरेंस समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। एग्जाम में बहुत दफा ये पूछा भी गया है कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है बताओ, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है वो बताओ, फिर उसके बाद इनका डिफरेंस भी बताओ। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब लेक्चर से शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर बने रहना। अब देखते हैं पहला पॉइंट, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। थ्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सफिशिएंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, summation fy is equal to 0 and summation of moment is equal to 0। ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर सॉल्व कर सकते हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कोई ये स्ट्रक्चर है, इसका एग्जांपल दूंगा तो बहुत इजी लगेगा। कोई ऐसा फ्रेम है आपके पास, या कोई पोर्टल फ्रेम है, या कोई बीम है, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, इनका आप हर एक फोर्स, ये ट्रस में हर एक मेंबर का फोर्स निकालना पॉसिबल है यूजिंग थ्री इक्वेशंस। तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेट है। ये पोर्टल फ्रेम है, अगर इसके सारे फोर्सेस, मतलब इसमें कितना फोर्स है, इसमें कितना, इसमें कितना, ये अगर आप ये तीन इक्वेशन यूज करके निकाल सकोगे तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इस बीम में भी सारे रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग ओनली दिस थ्री कंडीशंस। तो आप कहोगे ये भी स्ट्रक्चर क्या है, स्टैटिकली डिटरमिनेट। इसके उल्टा अगर आपने ये तीन इक्वेशन यूज करके भी आपको किसी एक मेंबर में फोर्स नहीं मिल रहा है ये स्ट्रक्चर का, तो ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। अगर इस फ्रेम में ये तीनों इक्वेशन यूज करके भी कोई एक ऐसा मेंबर है जिसमें फोर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। तो यही सेम चीज इसके बारे में लागू हो जाती है। तो अगर किसी एक फोर्स का, किसी मेंबर का फोर्स आप नहीं निकाल पा रहे हो यूजिंग दिस थ्री इक्वेशंस, तो उसको कहा जाता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। आई बात समझ में, पहला मुद्दा क्लियर हो गया होगा, इसको रफ कर देते हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि भाई साहब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स स्ट्रक्चर रखना चाहिए। एक पोर्टल फ्रेम निकाल के रखता हूं ताकि काम आएगी, है ना, सिंपल स्ट्रक्चर है। Bending moment or shear force at any cross section is independent of material property। दूसरी चीज क्रॉस सेक्शनल एरिया, और तीसरी चीज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको समझते हैं। देखिए अब ये पोर्टल फ्रेम है, इसके इस मेंबर के इस पार्ट पे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3D में निकल के दिखाऊं, ये बीम अगर कुछ इस प्रकार है तो इस सेक्शन पे आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स निकालना इस सेक्शन पे, इस बीम के, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स ये इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब इस पे कोई असर नहीं होगा। किसका, पहली चीज मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है। दूसरी चीज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है या कम है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बट उसके लिए शर्त क्या है, स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटरमिनेट होना चाहिए। अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो इसका किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, इन तीन चीजों पे डिपेंड
नहीं होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके उल्टा इधर अगर आपका ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, मतलब क्या, इसमें कोई एक आध पोर्शन अननोन रह रहा है कोई मेंबर, तो उस केस में आपको अगर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालना हो तो उसमें किसका अफेक्ट होगा? अगेन मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कब होगा अफेक्ट इन तीन चीजों का? जब आपका स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। मुद्दा नंबर 2 बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब तीसरा, टेम्परेचर वेरिएशन डू नॉट कॉज स्ट्रेसेस। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है तो अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, अभी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है देखिए, और एक हाथ पेन ले लेते हैं तो इससे समझ में आएगा आपको कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जरूरी रहता है। इंजीनियरिंग मतलब इनोवेशन, तो उसमें विजुअलाइजेशन काम आता है। देखो ये ऐसे फ्रेम बना हुआ है, अगर इस मेंबर का टेम्परेचर वेरी हो गया, ठीक है, तो इसके कारण इसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ये कह रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशन डू नॉट कॉज स्ट्रेसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रेम आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है इसके लिए केवल। बट यही अगर इनडिटर्मिनेट होता, इसमें कोई मेंबर का फोर्स अननोन रहता या स्ट्रेस अननोन रहता, तो उस पे टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होते। आई बात समझ में? बड़ा सिंपल है। अगर इधर नहीं हो रहे स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, तो यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत इजी है ध्यान में रखने के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट, लैक ऑफ फिट डू नॉट कॉज स्ट्रेसेस। अगर ये परफेक्ट फ्रेम है यानी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो इसमें अगर कोई थोड़ा फिटिंग लूज है तो भी इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। बट इसके उल्टा यहाँ पे अगर फिटिंग लूज है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, फिट नहीं है अच्छे तरीके से, तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेसेस डेवलप होगा। ये अंतर समझिए। डिटर्मिनेट है तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, इधर जाके हो रहा है। ज्यादा स्ट्रेस मत दो, इस पे आगे बढ़ते हैं। मुद्दा नंबर 5, नो एक्स्ट्रा कंडीशंस रिक्वायर्ड टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सी है? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन है। आपको अगले चैप्टर में, अगले मॉड्यूल में वो समझ में आएगा कि अगर आपको एक आध अननोन रह रहा है मेंबर, तो उसके लिए क्या अज्यूम करना पड़ता है, कौन सी कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, अगले चैप्टर में आएगा वो। बट डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर रहेगा तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ये 3 इक्वेशन काफी है टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। बट इसके उल्टा यहाँ पे कोई तो एक आध मेंबर एक्स्ट्रा होता है, उसके कारण क्या होता है? उस मेंबर का फोर्स पता नहीं चलता है। जैसे कि नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 है, 3 चीजें क्या कर सकते हो आप? फाइंड आउट कर सकते हो। 3 अननोन, 3 इक्वेशन, तो बराबर मैचअप होता है और डिटर्मिनेट बनता है। इधर क्या होता है? एक ही जॉइंट, 4 अननोन, बट इक्वेशन 3 है, तो इसके कारण एक क्या हो जाता है? अननोन ही रह जाता है। तो वो एक अननोन का नोन करने के लिए एक्स्ट्रा की कंडीशन आपको क्या करनी पड़ती है? वहां पे पुट करनी पड़ती है। वो कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस होती है, वो बताऊंगा मैं अगले मॉड्यूल में क्या क्या होती है। ओके, अब ये एक्स्ट्रा कंडीशंस ऑब्वियसली इसको लगेगी क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। मेरी तरीके से मुझे जितना जम रहा है उतना मैंने आपको समझा दिया कि ये इसका मतलब क्या है। अब बाकी अगर इसके परे आपको कुछ याद रखना है तो खाली ये पॉइंट्स याद रखने, लिख लेने हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब परफेक्ट फ्रेम के ऊपर चलते हैं कि परफेक्ट फ्रेम किसको कहा जाएगा, देखते हैं। एक परफेक्ट फ्रेम वो फ्रेम है, अ फ्रेम हैविंग एग्जैक्ट नंबर, गौर फरमाइएगा इस वर्ड पे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए कितने मेंबर जरूरी है? उतने ही मेंबर हो तो ऐसे फ्रेम को हम बोलेंगे परफेक्ट फ्रेम। ना ज्यादा मेंबर है ना कम मेंबर है। अब इसकी एक खासियत और है कि अगर ये इक्वेशन आप यूज करोगे ना तो ये इक्वेशन परफेक्टली सेटिस्फाई हो जाता है।
अगर आप नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे पुट करोगे, जॉइंट यहाँ पे पुट करोगे और ये कैलकुलेट करोगे ना, तो नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू 2j-3 इतना ही आएगा। ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये परफेक्ट मेंबर के लिए देखिए, एक परफेक्ट आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। फ्रेम, ऐसा एक फ्रेम है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंबर 1 2 3 बरोबर, 3 मेंबर इज इक्वल टू ये 2 इंटू जॉइंट कितना है, 1 2 3 और -3 करना है, तो क्या हो जाएगा 3 3 टू द 6 -3 3 3। अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो ये एग्जाम्पल भी आप पुट कर सकते हो। ये हो गया परफेक्ट फ्रेम के बारे में, सब कुछ ओके है। अब इम्परफेक्ट फ्रेम के लिए जाते हैं। A frame having less or more number of member needed for stability is called imperfect. Obviously, इसके उल्टा आपको स्टेबिलिटी के लिए जितने मेंबर चाहिए थे उसे या तो कम नहीं तो ज्यादा अगर मेंबर रहेंगे तो वो फ्रेम होगी इम्परफेक्ट फ्रेम। दैट्स इट। डेफिशिएंट फ्रेम, अगर इस इम्परफेक्ट फ्रेम के दो टाइप बताऊं तो डेफिशिएंट फ्रेम है जिस फ्रेम में लेस नंबर होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी के लिए जितने जरूरी है उससे कम होते हैं, इसके लिए उसको डेफिशिएंट फ्रेम बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल है ये, और इक्वेशन कुछ इस प्रकार आएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 2j-3। क्लोजिंग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। इसके उल्टा रिडंडेंट फ्रेम मतलब क्या, ये थोड़ा रफ कर देता हूं। रिडंडेंट फ्रेम मतलब क्या, अ फ्रेम हैविंग मोर नंबर ऑफ मेंबर्स देन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। अब देखिए, ये अगर डेफिशिएंट है तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंट भी बना सकते हैं। सेम जॉइंट 2 मेंबर बढ़ा दिए मैंने, है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को लेके तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा आएंगे और 2j-3 का वैल्यू कम आएगा। ये इक्वेशन ऐसा आएगा इसके मामले में। आई बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसी में आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, ये पूछे गए। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ना, इसके ऊपर नोट्स पूछे हैं 5-5 मार्क्स के लिए। तो ये आज के लेक्चर का पूरा ब्यौरा था हमारा। अब ये खत्म हो गया। आपको कैसा लगा लेक्चर जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, और मेरा हौसला बढ़ाते रहना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।